देखिए, मैथमेटिक्स ने हमारे लिए हर क्षेत्र में काफ़ी सहूलियत प्रदान करी है, काफ़ी फैसिलिटी दी है, काफ़ी हम लोगों को सिंपल बनाया है कई जटिल समस्याओं में। जहां हम लोग ये देखें कि 2D जो है, 2 डायमेंशन द्विविमीय जो क्षेत्र होते हैं, तो उनमें हम लोग उनको तो हम तुरंत फटाफट से परख लेते हैं, जान लेते हैं, क्योंकि 2D शेप हमारे पास जनरली यहाँ हम लोग जहाँ स्टडी करते हैं वहाँ हम लोग अपनी कॉपी और पेन का हम सहारा लेते हैं, और कॉपी पेन का जब सहारा लेते हैं तो हम लोग 2D जो शेप होते हैं उनको हम लोग बना पाते हैं और उनको समझ पाते हैं। पर लेकिन जब बात करें हम लोग 3D की, तो 3D में 3 डायमेंशंस में एक आकाश में अगर हम किन्हीं समस्याओं को हल करने की कोशिश करते हैं, तो ये सारा का सारा जो एनवायरनमेंट है हमारे पास 3D का, तो इनमें हमें एनालिसिस करने के लिए, स्टडी करने के लिए इमेजिनेशन पावर का सहारा लेना पड़ता है। हम अपनी काल्पनिक सोच को डेवलप करके उसके बारे में विचार करते हैं। जो हमारी इमेजिनेशन पावर है उससे हम लोग उसके बारे में विचार करते हैं, एनालिसिस करते हैं। पर कुछ कंडीशन, कई कंडीशंस ऐसी आती हैं कि हम अपने आप को पूरी तरीके से उस क्षेत्र में कंफर्ट नहीं पाते हैं, 3D में पूरी एनालिसिस अच्छे से नहीं कर पाते हैं। जैसे हम अभी तो अर्थ पर रहकर के बात कर रहे हैं, पर लेकिन अर्थ के बाहर की अगर हम बात करें तो वहां क्या कुछ चल रहा है, किस तरह से वहां मोशन हो रही है, किस तरीके से वहां पर हम लोगों को गतियां देखने को मिलती हैं। सभी तरह के जो ग्रह हैं वो सारे के सारे स्फेयर होते हैं। उन ग्रह की जो है हमारे पास, उन प्लैनेट्स की जो है वो रेडियस क्या है, वो जो प्लैनेट्स हमारे पास हमारे अर्थ से कितने बड़े हैं, कितने छोटे हैं, ये बड़े व्यापक स्तर पर, बहुत बड़े लेवल पर बात है। तो वहां के लिए स्टडी, अब ऐसा तो है नहीं कि वहां जुपिटर पे जाकर के हम लोग सोचेंगे कि हाँ ये जुपिटर कितना बड़ा है, राइट ना। मैथमेटिक्स हमारी हर जगह हेल्प करती है। तो यहां अर्थ पे रहते हुए हम लोग, यहां पर बैठे हुए हम लोग अर्थ पे रहते हुए अपने मैथमेटिकली फॉर्मेशन से, अपने मैथमेटिकली हम अपनी वर्किंग से हम अपने इस ग्रह के, इस प्लेनेट के बाहर भी, इस बाहर के भी प्लेनेट्स की स्टडी कर सकते हैं। मैथमेटिक्स काफी जटिल समस्याओं को हल करती है। तो 3D जो शेप होते हैं या 3D के अंदर जो हमें एनालिसिस करनी होती है वो अपने आप में भी काफी कॉम्प्लिकेटेड होती है। अब उनकी हर स्थिति को समझने के लिए हम लोग यहाँ पर गणित का सहारा लेते हैं। तो ऐसे ही हम लोग आज यहाँ 3D में सबसे पहले जो सबसे ज्यादा हमें नजर जो शेप आता है, हमें पूरे ब्रह्मांड में जो सबसे ज्यादा शेप नजर आता है वो है हमारे पास स्फेयर। हम 3D में सबसे पहले स्फेयर यानी कि गोला पर स्टडी करते हैं। ये स्फेयर हमारे लिए समझने में भी अभी ज्यादा आसान होगा, और हम अपने इस मैथमेटिक्स में इस 3D को भी, इस 3D में हम अपने इस स्फेयर की मैथमेटिक्स को लेकर के भी जब स्टडी करेंगे तो हम बड़े अच्छे से 3D को समझ भी पाएंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर जो है सबसे ज्यादा जो शेप मिलता है स्फेयर, उसकी हम लोग यहाँ बात करते हैं। हम लोग 2D के अंदर सर्कल पढ़ते थे, तो वहां हम लोगों को समझा दिया जाता था, कहा जाता था कि जो सर्कल होता है वो वास्तव में 3D में इसकी जब एक डायमेंशंस और जब यहां पर शामिल होती है तो यही सर्कल हमारे पास स्फेयर बनता है, जब एक डायमेंशंस और शामिल होती है। तो मुझे यहाँ स्फेयर में इसको बताने के लिए, गोले को बताने के लिए मुझे ज़्यादा आपको समझाने की आवश्यकता नहीं है। हम लोग पहले से ही पढ़ते हुए आए हैं, हमने इसके कुछ जनरल छोटे मोटे कुछ फंडामेंटली फॉर्मूलाज भी हम लोगों को लर्न है, याद है, और नहीं है तो भी हम लोग यहाँ पर अभी जब स्टडी करेंगे तो वहाँ देख सकते हैं। तो जो स्फेयर है उसमें आप लोगों ने अच्छे से पढ़ा हुआ है। स्फेयर क्या है कि जो स्पेस है हमारे पास, जो आकाश है हमारे पास, उसमें किसी फिक्स पॉइंट को हम लेंगे, आकाश में एक फिक्स पॉइंट हम यहाँ लेंगे,
और इस फिक्स पॉइंट से ऐसे पॉइंट आप ले लीजिए कि उनकी डिस्टेंस जो है वो हमेशा फिक्स बनी रहे। जैसे सपोज करो कि मैंने यहाँ पर 100 मीटर ले लिया है, तो 100 मीटर पर आने वाले जितने भी पॉइंट होंगे इस फिक्स पॉइंट से, इस फिक्स पॉइंट से जितने भी मेरे पास यहाँ पर 100 मीटर पर आने वाले जितने भी पूरे स्पेस में 100 मीटर पर आने वाले जितने भी पॉइंट होंगे, उन पॉइंट को जब मैं शामिल कर लूंगा, उनको मैं मिला दूंगा, तो मेरे पास एक स्फेयर बनेगा, एक गोला बनेगा। इस फिक्स पॉइंट को हम लोग उस गोले का, उस स्फेयर का सेंटर कहते हैं, और इस फिक्स डिस्टेंस को हम लोग स्फेयर की रेडियस कहते हैं, त्रिज्या कहते हैं। ओके, तो यहां हम लोग आसानी से देख सकते हैं कि आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि जब हमारे पास यहाँ सेंटर 0 0 0 यानी कि ओरिजिन हो और रेडियस अगर हमारे पास r हो, तो हमारे पास स्फीयर की इक्वेशन हो जाती है x² + y² + z² एंड इक्वल टू द r²। ओके, सेंटर 0 0 0 और रेडियस हमारे पास r। तो यहाँ चलो हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम स्फीयर की डेफिनेशन देते हुए, डेफिनेशन हमें अच्छे से पता है, द लोकस ऑफ द पॉइंट विच इज डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट इज ऑलवेज कांस्टेंट इज नोन एज स्फीयर इन स्पेस। ओके, हम यहाँ आसानी से कह सकते हैं कि स्पेस में ऐसे बिंदु का बिंदु पर जिसकी एक निश्चित बिंदु से दूरी जो है सदैव समान रहती है, गोला कहलाता है। चलिए बढ़ते हैं। स्फीयर, गोला, समष्टि, समष्टि मतलब आकाश। तो समष्टि में ऐसे बिंदुओं का बिंदुपद जिसकी एक निश्चित बिंदु से दूरी सदैव समान रहती है, गोला कहलाता है। तथा इस स्थिर बिंदु को गोले का केंद्र तथा इस निश्चित दूरी को गोले की रेडियस यानी कि त्रिज्या कहते हैं। ओके, ओके, तो अब हम कुछ जो स्फीयर की इक्वेशंस पढ़ते हुए आए हैं उनको लेकर के चलते हैं। तो सबसे पहले सिंपल फॉर्म हम यहाँ लिखेंगे जब हमारे पास सेंटर 0 0 0 यानी कि ओरिजिन हो। तो हम यहाँ पर बता सकते हैं इक्वेशन ऑफ स्फीयर जब सेंटर हमारे पास ओरिजिन हो एंड जो उसकी रेडियस है वो हमारे पास स्मॉल r हो। ठीक, तो ये इसकी सेंट्रल फॉर्म कहलाती है ना, केंद्रीय रूप कहलाता है इसका सेंट्रल फॉर्म। जनरली हम लोग इसी को ही ज्यादा पढ़ते हैं। तो ये हमारे पास होगी x² + y² + z² इक्वल टू द r²।
ओके। और जो आप लोग जब 2D के अंदर सर्कल पढ़ते थे तो सर्कल के अंदर भी हम लोगों ने क्या देखा है कि अगर हमारे सर्कल का सेंटर एच के ऊपर शिफ्ट हो गया है तो उस सर्कल की इक्वेशन होती है एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। तो बिल्कुल इसी तरीके से अगर हमारे स्फीयर का सेंटर ओरिजिन के अलावा कोई दूसरा है, ए बी सी मान लीजिए आप लोग, या एफ जी एच मान लीजिए, तो हमारे पास उस स्फीयर की जो इक्वेशन होगी वो कैसी होगी, हम लिख सकते हैं इक्वेशन ऑफ स्फीयर। अब इसमें हमारे पास जो सेंटर है वो U, जो सेंटर है वो मान लीजिए आप लोग एफ जी एच, और जो रेडियस है हमारे पास वो अगर स्मॉल r है तो इक्वेशन x माइनस एफ का होल स्क्वायर प्लस y माइनस जी का होल स्क्वायर प्लस z माइनस h का होल स्क्वायर इक्वल टू द आर स्क्वायर। ओके, ऐसा हम लोग पढ़ते हैं यहाँ पर। अब ये तो हम लोगों ने जो पढ़ा हुआ था वो तो हमने यहाँ लिया। अब हम लोग यहाँ पर स्फीयर की जनरल इक्वेशन पर बात करते हैं। स्फीयर की जनरल इक्वेशन, तो हम लोगों को जब इक्वेशन दी जाएगी, जनरल इक्वेशन दी जाएगी, तो कई क्वेश्चन हमारे पास ऐसा आएंगे कि उस स्फीयर की जनरल इक्वेशन से हम लोगों को उसका सेंटर भी पता करना होगा और उसकी हमें रेडियस भी पता करनी होगी। तो चलो बढ़ते हैं आगे जनरल इक्वेशन ऑफ द स्फीयर पर। जनरल इक्वेशन ऑफ स्फीयर, गोले का सामान्य समीकरण। जनरल हम लोग फॉर्म पढ़ेंगे या जनरल इक्वेशन हम पढ़ेंगे। तो देखिए जरा, अब जनरल जो इक्वेशन है इसकी पहले अगर देखा जाए तो जनरल इक्वेशन हम लोग इसकी लेते हैं यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर एंड प्लस 2ux प्लस 2vy प्लस 2wz प्लस d इक्वल टू 0। तो जनरल जो इक्वेशन होती है ना स्फीयर की वो इस प्रकार से होती है। पर लेकिन अब ये बनी कैसे, आई कैसे, किस तरह से इसको लिया हम लोगों ने, हमने इसको जो लिया है वो किस तरह से बनी है, किस तरह से आई है, ये अगर आप इस पर विचार करें तो मैं आपको बता सकता हूं यहाँ पर कि जनरल इक्वेशन का मतलब क्या हो गया कि इसका सेंटर यहाँ ये जरूरी नहीं है कि 0 0 0 ही हो, मतलब सेंटर कुछ भी हो सकता है और रेडियस उसकी कुछ भी हो सकती है। किसी भी तरीके से किसी भी रेडियस को और किसी भी सेंटर को लेकर के जो हम स्फीयर की इक्वेशन बनाते हैं वो कैसी होती है। तो हमें यहाँ पर जनरल फॉर्म बताया हुआ है कि ये इस तरह की होती है। अब ये बनी कैसे वो भी हम लोग आसानी से देख सकते हैं। आप लोगों ने अभी अभी पढ़ा कि अगर हमारे पास सेंटर अगर चेंज कर दे हम लोग, मतलब सेंटर हमारे पास अगर एफ जी एच है तो देखो जरा एक्स माइनस एफ का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जी का होल स्क्वायर एंड प्लस जेड माइनस एच का होल स्क्वायर इक्वल टू द आर स्क्वायर, ऐसा होगा। मैं अगर यहाँ पर इनके होल स्क्वायर अगर मैं ओपन करता हूँ तो होल स्क्वायर ओपन करने से मुझे एक्स स्क्वायर मिलेगा, वाई स्क्वायर मिलेगा, जेड स्क्वायर मिलेगा, राइट। एक्स स्क्वायर मिलेगा, वाई स्क्वायर मिलेगा, जेड स्क्वायर मिलेगा। फिर मैं यहाँ पर इनके बाकी के एफ का स्क्वायर, जी का स्क्वायर, एच स्क्वायर और ये आर स्क्वायर ये भी मुझे मिलेगा जो कि कांस्टेंट होगा, है ना। एफ जी एच और ये आर, तो मुझे यहाँ पर जब होल स्क्वायर में ओपन करूंगा तो ये भी मुझे मेरे यहाँ पर मिलेगा। आर स्क्वायर को लेफ्ट में लेकर के आऊंगा, जो वैल्यू मेरे पास मिलेगी वो क्या होगी, कांस्टेंट होगी। तो कांस्टेंट को हम लोग डी से बता सकते हैं यहाँ पर कि डी का मतलब यहाँ क्या है, कांस्टेंट। ये डी एक कांस्टेंट वाला पार्ट होगा जो कि हमने यहाँ पर बताया हुआ है। फिर दूसरी बात यहाँ पर 2ab वाले टर्म्स बनेगी दोनों में, तो 2ab वाले टर्म्स आपके पास बनेगी तो देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर कि हमारे पास यहाँ पर 2fx बनेगा, मतलब यहाँ पर एक सिंगल x वाली टर्म्स आएगी। यहाँ पर भी हम 2ab जब लिखेंगे तो यहाँ सिंगल y वाली एक टर्म्स आएंगी और यहाँ सिंगल z वाली एक टर्म्स आएंगी। आप यहाँ देख सकते हो कि इसमें हमारे पास सिंगल x वाली टर्म्स भी है, सिंगल y वाली टर्म्स भी है, सिंगल z वाली टर्म्स भी है। तो यही तो व्यापक रूप है, यही तो जनरल फॉर्म है। तो जनरल फॉर्म हमारे पास यही है। इसको हम लोगों ने ओपन करके अगर इसको रीअरेंज किया है तो ये पता लगा कि हमारे पास यहाँ पर इस तरह की टर्म्स आ सकती हैं, ऐसी मिल सकती है। ये u v और w ये एनी अदर कांस्टेंट है जो सिंगल x सिंगल y सिंगल z की टर्म्स में आ रहे हैं। तो ये हमारे पास जो इक्वेशन है ये जनरल इक्वेशन है।
अब क्वेश्चन हमारे पास ये आएगा कि इस जनरल इक्वेशन से आप लोगों को जो स्फीयर नजर आ रहा है, ये जो स्फीयर है हमारे पास, इसका सेंटर क्या है और रेडियस क्या है। अब सेंटर और रेडियस हम पहचाने कैसे, तो उसके लिए हम काम क्या करेंगे कि इस इक्वेशन को हम लोग यहाँ होल स्क्वायर में बनाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि अगर हमें इस रूप का अगर हमें स्फीयर मिल जाए तो हम इसके अंदर से सेंटर और रेडियस आसानी से निकाल सकते हैं। तो मुझे यहाँ पर क्या करना होगा कि ये जो इक्वेशन है उसकी जनरल इक्वेशन, इसको हमें इस रूप में बनाना होगा। इससे हम जब ये रूप बना लेंगे तो वहां से तुरंत हम लोग सेंटर और रेडियस निकाल लेंगे। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं इस पर। तो मैं यहाँ पर इसको रेडी करने के लिए चलता हूँ। तो यहाँ आप लोग पहले तो ये लर्न कर लेंगे, याद कर लेंगे कि जो जनरल इक्वेशन है वो हमारे पास क्या है। तो जनरल इक्वेशन ऑफ द स्फीयर वो हमारे पास होगी यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एन प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2ux प्लस 2vy प्लस 2wz प्लस d इक्वल टू 0। यहां हमारे पास u v w d ये सारे के सारे हमारे पास कांस्टेंट हैं। ओके, चलिए तो बढ़ाते हैं आगे। इसका सेंटर, इसकी रेडियस भी हम पता करते हैं। तो ध्यान दीजिए जरा, इसको मैं आगे ले रहा हूं यहां। तो इससे हमने जब आगे लिया यहां, तो एक्स स्क्वायर है, पहले तो एक्स एक्स वाली टर्म साथ में रख लो आप लोग। तो मैंने यहां लिखा एक्स स्क्वायर एन प्लस यहां 2ux, एक्स एक्स वाली टर्म साथ में रख ली 2ux। तो अगर मुझे यहां पर होल स्क्वायर बनाना है, जैसे मैंने कहा था ना कि x माइनस एफ का होल स्क्वायर है, तो होल स्क्वायर है तो हमें होल स्क्वायर बनाना है। तो मुझे होल स्क्वायर बनाने के लिए यहां पर क्या काम करना होगा, देखो a स्क्वायर प्लस 2ab, तो मेरे पास यहाँ यो u है, ये मेरे पास b की तरह काम कर रहा है। तो मुझे इस u को दोनों तरफ, है ना, लेफ्ट में राइट में दोनों तरफ यहाँ हमें इनको ऐड कर देना है। तो u स्क्वायर मैंने यहाँ पर भी ऐड कर दिया और ये इक्वल लगा करके मैंने यहाँ पर भी उसको ऐड कर दिया। तो उसका यहाँ पर जो फर्क है वो कैंसिल आउट हो जाएगा, करेक्ट। फिर आगे हम बढ़े आगे, तो प्लस अब यहाँ पर मैं वाई स्क्वायर और वाई स्क्वायर वाली टर्म्स लूंगा। तो मुझे यहाँ पर मिलेगी वाई स्क्वायर प्लस 2vy एंड प्लस यहाँ v है हमारे पास, तो v स्क्वायर को हम जोड़ देंगे दोनों तरफ, तो v स्क्वायर का इफेक्ट यहां से हट जाएगा। इसी तरीके से z वाला भी हम यहां लेंगे, तो हमारे पास होगा यहां जेड स्क्वायर एंड प्लस 2wz एंड प्लस w स्क्वायर। तो यहां पर भी हमारे पास w का स्क्वायर, राइट, प्लस d बचा हुआ है, ये प्लस d हम लोग यहां लिखते हैं। ओके, तो यहां इन तीन टर्म से हमें होल स्क्वायर मिल गया है, इससे भी हम लोगों को होल स्क्वायर मिल गया है, इससे भी हम लोगों को होल स्क्वायर मिल गया है। तो यहां हम लोग लिख सकते हैं कि ये जो हमारे पास बना है वो बन गया है x प्लस u का होल स्क्वायर प्लस यहां हम चलें तो y प्लस v का होल स्क्वायर एंड प्लस यहां हम चलें तो z प्लस w का होल स्क्वायर, राइट, प्लस यहां हमारे पास ये d और d के बाद यहां हम इस d को राइट साइड में भेज देते हैं, इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर प्लस w स्क्वायर एंड माइनस का t, करेक्ट। ये हम लोगों को यहाँ पर इक्वेशन मिली। अब आप देख सकते हो कि ये जो इक्वेशन हम लोगों को यहाँ पर मिली है, ये जनरल इक्वेशन से हम लोगों ने यहाँ पर स्फीयर की इक्वेशन रेडी कर ली है। ये जनरल इक्वेशन जो स्फीयर की थी, इससे हमने जैसे ही इस रूप को प्राप्त किया, हम आसानी से कह सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर इसका जो सेंटर है और जो इसका रेडियस है वो किस प्रकार से होगी। हम यहाँ बता सकते हैं कि इसकी जो रेडियस है, सॉरी पहले सेंटर लिख लीजिए, तो पहले हम लोग यहाँ सेंटर लिख लेते हैं। देखो सेंटर हम यहाँ लिख सकते हैं आसानी से कि इसका जो सेंटर हमारे पास होगा, तो देखो x प्लस यू है तो मतलब माइनस का u होगा, x y प्लस v है तो माइनस का v होगा, और z प्लस w है तो माइनस का w होगा। ये सेंटर हो गया। हम लोग जब एफ जी एच होता था तो हम लोग लिखते थे x माइनस एफ, है ना, तो यहाँ पर x प्लस u है तो यहाँ पर माइनस u होगा, यहाँ प्लस लेते हैं तो यहाँ माइनस आता है, तो फिर अगर हमने यहाँ माइनस लिया है तो उसका अपोजिट प्लस आएगा, करेक्ट। चलिए, तो ये तो सब छोटी बात मोटी बातें हैं, ये तो आप लोगों ने सीखी हुई है वहां पर। तो सेंटर हमारे पास हो गया है, रेडियस हम यहां लेते हैं, तो रेडियस हमारे पास बनेगी द रूट ऑफ यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर एंड माइनस का डी। ओके, तो आपको ये रूप जो है उससे हम लोगों के पास जो ये सेंटर आया है, सेंटर
और रेडियस, इसको आपको ध्यान रख लेना है। तो हमें जनरल जो इक्वेशन है उससे सेंटर और रेडियस जो मिल रहे हैं वो इस प्रकार से है। आप उसको याद रखने का तरीका बनाओ। याद रखने का तरीका कैसे बनाओगे कि जैसे हम यहाँ पर ले रहे हैं, आप देख रहे हो कि जो इक्वेशन है, तो आप जब सेंटर लिख रहे हो तो आपको इस तरह से याद रखना आप लोग कि जनरल इक्वेशन से हम सीधा सेंटर कैसे लिखें, हम बार बार बनाने तो बैठेंगे नहीं। देखो 2ux है, तो जो x का कोफिशिएंट है, तो x का कोफिशिएंट यहाँ कितना है 2u, तो x के कोफिशिएंट को हाफ कर दो, तो हाफ करते ही बनेगा u और उस u का अपोजिट साइन, यहां मतलब प्लस है तो माइनस लेना, यहां माइनस होगा तो यहां प्लस लेना, करेक्ट। तो x के कोफिशिएंट के हाफ का अपोजिट साइन, y के कोफिशिएंट के हाफ का अपोजिट साइन और z के कोफिशिएंट के हाफ का अपोजिट साइन। आ गया सेंटर, माइनस u माइनस v माइनस w, इस तरह से आप लोग उसको याद रखना। फिर रेडियस हमें लिखनी है, तो रेडियस में हम लोगों को क्या करना है कि जो ये सेंटर आया है इन सबका स्क्वायर करके आप ऐड कर दीजिए, u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर प्लस w स्क्वायर, और आपने यहाँ पर सारी टर्म्स को काम में ले लिया है, सिर्फ w वाले d वाली काम में नहीं लिए, अब उस d को काम में ले लीजिए। तो यहाँ पर ये जो वैल्यू आपने स्क्वायर करके सम करी है उसको उसमें सब्ट्रैक्ट कर दीजिए d को, इसका जो रूट है वो रेडियस में। ओके, तो ये आपने याद रखने का तरीका बनाया। जैसे एक सिंपल सा मैं अगर यहाँ पर एक क्वेश्चन लूँ, तो मैं अगर आपको यदि कहता हूँ कि मेरे पास x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर एंड प्लस x माइनस यहाँ 2y एंड प्लस z डिवाइड बाई 2 एंड प्लस 1 इक्वल टू 0, मैंने अगर ये कोई स्फीयर की इक्वेशन लिख दी है, तो इस स्फीयर की इक्वेशन में अगर हमें सेंटर निकालना है, सेंटर अगर मुझे ढूंढना है, तो सेंटर क्या होगा मेरे पास, अभी मैंने आपको तरीका बताया याद रखने का। देखो x के कोफिशिएंट का हाफ करो, तो x का कोफिशिएंट 1 है, 1 का हाफ 1/2 हो गया, और इसका अपोजिट साइन मतलब माइनस का 1/2, कोमा y के कोफिशिएंट का हाफ कर दो, तो ये होगा माइनस का 1 और उसका अपोजिट साइन हो जाएगा प्लस का 1, तो प्लस का 1, और z के कोफिशिएंट का हाफ करोगे तो 1/4 आएगा, अपोजिट साइन माइनस 1/4 के साथ, राइट। रेडियस अगर हम इसकी निकालेंगे, तो रेडियस जो हमारे पास होगी यहाँ, वो हमारे पास होगी, देख सकते हैं, द रूट ऑफ सभी का स्क्वायर कर दीजिए आप, तो 1/4 प्लस 1 प्लस 1/16, राइट, u स्क्वायर v स्क्वायर w स्क्वायर माइनस d। ओके, तो ये सेंटर के रेट, तो तुरंत फटाफट से हम लोगों ने फाइंड कर लिया याद रख करके। तो ये एक एग्जांपल जो है हम इस तरह से देखा। ओके, अब देखिए जरा आप लोग, ये हमने यहाँ आसानी से देखा, यहाँ u स्क्वायर v स्क्वायर w स्क्वायर जो ये तीनों की वैल्यू का जो सम है, इस वैल्यू पर विचार कर लें। अगर ये स्टार्टिंग की तीनों वैल्यू अगर हमारे पास d से बड़ी होती हैं, तो इसकी जो रेडियस है वो पॉजिटिव आएगी। u स्क्वायर v स्क्वायर प्लस w स्क्वायर की वैल्यू पूरी की पूरी अगर d से बड़ी होती है तो रेडियस हमारे पास पॉजिटिव आएगा, मतलब हमारे पास इसका कुछ ना कुछ मान यहाँ पर मिलेगा। तो ऐसे जो स्फीयर होते हैं वो होते हैं रियल स्फीयर, वास्तविक गोले। अगर u स्क्वायर v स्क्वायर w स्क्वायर की वैल्यू इस d से कम होती है, जैसे d की वैल्यू 25 है और इनका हमने जब योग किया तो 20 आया, तो 20 माइनस 25 मतलब नेगेटिव वैल्यू मिलेगी रूट में, वो कि एक काल्पनिक मान होगा, एक इमेजिनरी मान होगा, इसलिए ऐसा जो स्फीयर होगा वो इमेजिनरी होगा, राइट। u स्क्वायर v स्क्वायर w स्क्वायर की वैल्यू अगर हमारे पास इस d के ही बराबर है, तो इस रेडियस की जो वैल्यू होगी वो हमारे पास 0 होगी। तो 0 रेडियस वाला जो स्फीयर होगा वो हमें एक बिंदु के रूप में नजर आएगा। रेडियस 0 मतलब इस जो स्फीयर है उसकी रेडियस को कम करते चले जाओ, कम करते जाओ, बिल्कुल 0 कर दो, तो वो एक पॉइंट पर आकर के कन्वर्ज हो जाएगा। इस पॉइंट को यहां पर मैथमेटिक्स में नाम दिया गया है। इस पॉइंट को जिसकी रेडियस 0 हो चुकी है स्फीयर की, उसे हम लोग बोलते हैं पॉइंट स्फीयर। ये हमारे पास पॉइंट स्फीयर होगा, बिंदु गोला होगा। चलो फटाफट से हम लोग इन बातों को भी यहाँ पर जो हमने समझा है वो हम यहाँ ले लेते हैं। हम लिख सकते हैं यहाँ पर इफ u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर प्लस w स्क्वायर इज ग्रेटर देन d, तो हमारे पास होता है रियल स्फीयर। इफ
यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर, ये लेस देन अगर डी होता है तो ये हमारे पास होता है इमेजिनरी स्फीयर, काल्पनिक गोला। और अगर हमारे पास यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर डी के बराबर होता है तो ये हमारे पास होता है पॉइंट स्फीयर। ओके, पॉइंट स्फीयर। इसके अलावा हम यहां पर ये भी देख पाते हैं, देखिए जरा, कि जो स्फीयर की इक्वेशन है, स्फीयर की इक्वेशन जो है आप देख पा रहे हैं, ये गोले की जो समीकरण है, स्फीयर की जो इक्वेशन है, इसमें हमारे पास एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर जो है इनके कोफिशिएंट सेम है, यानी कि 1 1 और 1। अगर मान लो इसके कोफिशिएंट मेरे पास ए और ए होते, कुछ भी मान लीजिए, जैसे कि सपोज करो 5x स्क्वायर होता, वाई स्क्वायर की वैल्यू भी 5, वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट भी 5y स्क्वायर होता और यहाँ पर भी 5z स्क्वायर होता, तो कोफिशिएंट हमारे पास जो है यहाँ पर सेम होने चाहिए। स्टैंडर्ड फॉर्म में हमें लाने के लिए इनमें आने वाले जो सेम कोफिशिएंट है उनको हम लोगों को डिवाइड करना होगा, राइट। मतलब अगर मेरे पास यहाँ पर 5x स्क्वायर प्लस 5y स्क्वायर प्लस 5z स्क्वायर और ऐसा करके और भी यहाँ पर टर्म्स मेरे पास आ रही है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए मुझे इनमें जो ये 5 है, इन 5 से हमें उस पूरी इक्वेशन को डिवाइड करना होगा। तो यहाँ आपको एक बात नजर में आ रही होगी यहाँ पर देखने में कि जो स्फीयर की जो इक्वेशन है उसमें एक्स का वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर के जो कोफिशिएंट है वो हमेशा सेम होते हैं, समान होते हैं। और दूसरी बात ये है कि यहाँ पर कभी भी हम लोगों को यहाँ पर एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स ऐसी टर्म्स देखने को नहीं मिलती है। यहाँ सिर्फ सिंगल एक्स की टर्म आती है, सिंगल वाई की टर्म्स आती है, सिंगल जेड की टर्म्स आती है। इस पूरी इक्वेशन में कहीं पर भी आपको ऐसे एक्स वाई की टर्म, वाई जेड की टर्म और जेड एक्स की टर्म्स नहीं मिल रही हैं। तो यही बातें हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं, लिख सकते हैं कि हमें यहाँ पर इस तरह की टर्म्स नहीं मिलती हैं। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर ये हमेशा सेम होते हैं, राइट। और दूसरा एक्स वाई वाई जेड एंड जेड एक्स टर्म्स नॉट एग्जिस्ट, विद्यमान नहीं होती। ओके, तो ये हमने आज इस गोले का कुछ जो बेसिक हमारे पास था वो गोले का बेसिक फंडामेंटल हमने यहाँ देखा। और भी हम लोग इस पे स्टडी करेंगे और काफ़ी कुछ हमें इस स्फीयर के बारे में, गोले के बारे में पढ़ना है। ठीक, तो आप लोग बने रहिए। तो आज के इस लेक्चर को हम लोग यहीं फिनिश करते हैं। बाकी की जो स्टडी है वो हम लोग अगले लेक्चर में करेंगे। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।